सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स बुक से आज हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। इसकी ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म क्या है। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो है वो क्या है, फेडरलिज्म है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से कौन कानून बना सकता है और किसके अगेंस्ट कानून नहीं बना सकता है। पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर के कानून नहीं बना सकता। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो इतनी बेसिक्स के साथ हम लोग जो है वो फेडरलिज्म के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था जो जिन पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो आपके चैप्टर के बीच में भी आएगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की कहानी पढ़ी हम लोगों ने। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जाना, आर्टिकल 351 जाना, आर्टिकल 350 जानी, शेड्यूल 8 के बारे में जाना जिसमें लैंग्वेज की चर्चा है। और फिर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म तो जाना ही। उसके बाद शेड्यूल 7 के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रखे थे कि शेड्यूल 7 में क्या है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। इसमें तय किया गया है कि किन किन मुद्दों पर, किन किन पहलुओं पर कौन नियम बनाएगा। आई बात समझ में। तो फेडरलिज्म की कई सारी विशेषताएं हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे हैं और चैप्टर के बीच में भी डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए आपके बुक के अकॉर्डिंगली हम लोग जानते हैं लाइन बाय लाइन कि फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। ये टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to federal form of government. Sri Lanka continues to be, for all practical purpose, a unitary system where the national government has all the power. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. तो चलिए व्हाट इज फेडरलिज्म को आज हम लोग डिस्कस करें। बुक में क्या लिख रखा है। वैसे फेडरलिज्म का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, लेट अस गेट बैक और अंतर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा भी, दोनों जगह ही डेमोक्रेसी थी ना, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है वो दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका में, जिसके कारण सिविल वॉर हुआ। जबकि बेल्जियम में क्या था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा गया, कोई असंतुष्ट न रहे पावर को लेकर के। प्रूडेंशियल और मोरल वैल्यूज का ख्याल रखा गया, मोरल रीजंस का ख्याल रखा गया। और आपने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम में जो है वो ड्यूअल गवर्नमेंट कितने अच्छे से काम कर रही थी, कितना खुशहाल था बेल्जियम। और यही रीजन था कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर बना वो कहाँ बना, बेल्जियम के ब्रुसेल में बना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देख ही लिए। बेल्जियम और श्रीलंका लास्ट चैप्टर में देख ही चुके थे, अभी भी मैंने आपको बताया। आपको याद होगा कि बेल्जियम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कम किया, और वो पावर किसको दे दिया, स्टेट को दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अधिकार क्षेत्र क्या किया, बांट लिया, ठीक है, कि ठीक है सेंट्रल लेवल पे हम नियम बनाएंगे, स्टेट लेवल पे आप बनाएंगे। आई बात समझ में। रीजनल गवर्नमेंट हालांकि बेल्जियम में पहले भी थी, रीजनल गवर्नमेंट पहले भी थी, लेकिन और उनके अपने रोल्स थे, पावर्स थी, लेकिन ये पावर्स जो है वो गवर्नमेंट को दी गई थी। और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या किया जा सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, वो पावर छीन सकती थी। आई बात समझ में। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट था, पहले भी पावर दिया गया था, लेकिन पहले का पावर ऐसा था कि ठीक है मैंने आपको पावर दिया है, लेकिन कभी भी मैं आपसे छीन सकता हूं। इमेजिन करो, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लो ये क्लास है और मैंने किसी एक को कहा कि ठीक है आप क्लास में इन करोगे बाबू, तो आप क्या करोगे कि फैन का स्विच आप ऑन कर दोगे, एसी चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए ये आप डिसाइड करो।
लेकिन जब हम आ जाएंगे क्लास में तो मेरा डिसीजन चलेगा, जब तक हम नहीं है तभी तो आप ये डिसीजन लोगे। तो आपका मेरे आने के बाद क्या हुआ, आपका पावर छीना जा सकता है। लेकिन मान के चलो कि अपॉइंट हो गया कोई व्यक्ति, है ना, कि ठीक है स्कूल खुलने के बाद जो है वो स्कूल का साफ सफाई हो या पंखा चलेगा या नहीं चलेगा, एक स्टाफ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ही रख दिया गया, मतलब हेडमास्टर की तरफ से ही रख दिया गया, तो फिर वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अधीन तो हम भी काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यूनिटरी गवर्नमेंट की क्या खासियत होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जैसे लंदन में है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पर क्या है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जब चाहे तब छीना जा सकता है। ड्यूअल गवर्नमेंट में और जहां पे फेडरलिज्म होता है वहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आप जब चाहो पावर नहीं छीन सकते हो। कुछ सर्टेन परिस्थितियां होंगी तभी जाकर के आपका पावर जो है वो आपसे छीना जाएगा। जैसे देश में नेशनल इमरजेंसी आ जाए, टेररिस्ट अटैक आ जाए, एपिडेमिक पैंडेमिक फैल जाए, ठीक है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, इंटीग्रिटी को खतरा है, एकता अखंडता को खतरा है, तो क्या होगा, फिर वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट आ सकता है। स्यू जेनरिस बोला जाता है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, कि अपने आप ये ऑटो मोड में चला जाता है। देश पे खतरा आएगा, वॉर आएगा, ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पावर अपने हाथ में ले लेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट के मैशनरी में, यानी कि अगर स्टेट का गवर्नमेंट है, अगर वो गवर्नमेंट भंग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप पावर में आ जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, आर्टिकल 356। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने क्या देखा, श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी में ये देखा कि आप याद करो कि बेल्जियम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और पावर को बांटा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को किससे शेयर किया, रीजनल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। और हालांकि यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पहले भी रीजनल गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, लेकिन उनके भी अपने क्या थे, रोल्स थे, पावर्स थे, लेकिन ये जितनी भी पावर्स थी रीजनल गवर्नमेंट की, वो जब चाहे बेल्जियम क्या कर सकता था, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो क्या कर सकती थी, उनसे पावर छीन सकती थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, 1993 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया कि ठीक है, अब जो 1993 के बाद जो स्टेट के पास अधिकार होगा वो उससे सेंटर भी नहीं छीन सकता है। आई बात समझ में? तो वहां पे उन्होंने क्या किया, फेडरलिज्म को और मजबूत किया। फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे क्या किया उन्होंने, मजबूत किया। और इस तरीके से बेल्जियम जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो गई, तब्दील हो गई, बदल गई। क्लियर है? श्रीलंका, बाकी और व्यवहारिक कारणों से आपने देखा कि श्रीलंका यूनिटरी सिस्टम ही बना रहा है ना। नेशनल गवर्नमेंट के पास ही क्या थी, सारी की सारी पावर्स थी। और सिविल वॉर हुआ, क्यों हुआ, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। तमिल लीडर्स जो हैं, और फाइनली क्या होने लगा, सिविल वॉर हुआ, लोगों में असंतुष्टि फैली यूनिटरी गवर्नमेंट की वजह से, है ना। या फिर कह लो कि एक ही दिशा में ओरिएंटेड थी कि सिन्हाला कम्युनिटी का ही भलाई करेंगे, सिन्हाला कम्युनिटी ही जो करेंगे वो करेंगे। तमिल्स का भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, उनके लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज तक का दर्जा नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स जो हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अपना स्टेट का ही डिमांड करेंगे। सिविल वॉर शुरू हो गया, ठीक है। 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हुआ था फाइनली, याद रखना। Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country. Usually a federation has two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for the few subjects of common national interest. The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of governments enjoy their power independent of the other. फेडरलिज्म जो है वो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइडेड होता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच, यानी कि स्टेट अथॉरिटीज के बीच क्या होता है, पावर डिवाइडेड होती है। तो फेडरलिज्म में कम से कम 2 लेवल का गवर्नमेंट होता है। इंडिया में 3 लेवल का गवर्नमेंट है, इंडिया में 3 लेवल का गवर्नमेंट है, लेकिन फेडरलिज्म की खासियत होती है कम से कम 2 लेवल पे तो गवर्नमेंट होगा ही होगा। 2 लेवल पे तो गवर्नमेंट होगा, एक सेंट्रल लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, ठीक है। तो फेडरेशन की या फेडरलिज्म में क्या होती है कि 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे इंटायर कंट्री को देखती है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन इंटरेस्ट के, कम्युनिकेशन, डिफेंस, है ना, क्या कहते हैं, फॉरेन अफेयर्स, है ना, ये सब कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है जिस पर नियम कायदे कानून बनाने का हक किसको है, सेंटर को है। जबकि जो रीजनल लेवल पे, प्रोविंसेस या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनके पास भी क्या होता है, लिस्ट होता है, उस लिस्ट के अनुसार क्या करते हैं लोग
काम करते हैं, उस लिस्ट के अनुसार क्या करते हैं, नियम कायदे कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट केवल स्टेट के लिए बनाएगी। अब ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार जो है यूपी के लिए नियम बना रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी के लिए नियम बना सकती है कुछ परिस्थिति में। जो लिस्ट डिस्क्राइब है किसमें, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन की बात है, एजुकेशन की बात है, तो हाँ सेंटर कर सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, मॉडल एक्ट बना सकता है। तो बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपना अपना इंडिपेंडेंट पावर एंजॉय करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। इंटरफेयर तब करेगा जब नेशनल इमरजेंसी होगी, जब कोई देश दूसरे देश पर अटैक करेगा, तब जो है हमारे देश का संविधान, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फेडरल से यूनिटरी में तब्दील हो सकता है। सारा पावर किसके हाथ में जा सकता है, जब गवर्नमेंट मशीनरी में, स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी में ब्रेकेज आएगा, टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, नेता लोग सहमत नहीं होने की कौन सरकार बनाएगा, ठीक है, गठबंधन की सरकार में कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आई बात समझ में? In this sense, federations are contrasted with unitary governments. Under the unitary government, under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits of subordinate to the central government. The central government can pass on orders to the provincial or the local government, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government has powers of its own for which is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. तो इस सेंस में हम लोगों ने देखा कि फेडरलिज्म जो है उसको यूनिटरी गवर्नमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक ही लेवल होता है, सेंट्रल लेवल। ऐसा नहीं होता कि पावर का बंटवारा नहीं होता है, सबऑर्डिनेट पावर्स दिए जाते हैं, लेकिन वो पावर कभी भी क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर्स पास करती है लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि ठीक है हम आपको जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कीजिए, ठीक है। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती कुछ करने के लिए, जो उसका सब्जेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? जो उसका सब्जेक्ट नहीं है उसमें वो ऑर्डर नहीं दे सकती। जैसे क्या, लैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर हस्तक्षेप नहीं करेगा। एजुकेशन में करेगा, मैरिज में करेगा। आई बात समझ में? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें भी जनरली क्या होता है, मॉडल एक्ट पास होता है कि ठीक है हम स्टेट चाहते हैं कि ऐसा हो, आप लोग इंप्लीमेंट करिए अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी पावर होती है और वो जो है वो कुछ सब्जेक्ट पर अपनी पावर होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, आंसरेबल नहीं होता। लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही का दोनों जो है वो अपने लोगों के प्रति आंसरेबल होता है। आप सोचो कि आप कोई स्कीम गवर्नमेंट कहती है लागू नहीं हुआ, तो आप ये सवाल कैसे पूछोगे? होता ये है, समझो, ये क्वेश्चन आंसर सेशन होता है पार्लियामेंट में, ये इसमें नहीं लिख रखा है, हो सकता है आगे के चैप्टर में लिखा हो। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनसे पूछा जाता है, अपोजिशन पार्टी पूछती है कि आपने ये स्कीम लागू किया, कितना पैसा खर्च किया बताइए, इतना पैसा ज्यादा कैसे लग गया, इतना बजट जो आप मांग रहे हैं क्यों मांग रहे हैं, इतना में इतना ही में चल जाएगा। कट मोशंस, बहुत तरह का कट मोशंस पास होता है। और जब लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, और अगर वो पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर वोट मिल गया ढंग का, तो सरकार गिर जाएगी। एक बात समझ में? तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि फेडरलिज्म जो है उसको यूनिटरी गवर्नमेंट से हम लोग तुलना कर सकते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, इसके सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन जब चाहे पावर को क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो स्टेट्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिलता रहता है, ऑर्डर मिलता रहता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट का दो स्तर होता है, कम से कम दो स्तर होता है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल या स्टेट गवर्नमेंट होता है, और एक दूसरे के काम में लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब उन टॉपिक्स पर जिस पर सेंट्रली नियम बनाएगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट में क्या होगा, केवल स्टेट ही नियम बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर बनाएंगे। आई बात समझ में? तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता कुछ मामलों में, ठीक है, कुछ मामलों में उत्तरदायी नहीं होता।
लेकिन ये दोनों ही गवर्नमेंट लोग जो चुनकर भेजे गए हैं, जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा है, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और कैसे उत्तरदायी होते हैं? लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेचर में, जो असेंबलीज है, असेंबलीज में, लेजिस्लेचर में नहीं, असेंबलीज में क्या किया जाता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब देना पड़ेगा, कट मोशन पास होगा, जिसमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो। कट मोशन दूसरा चीज होता है, नो कॉन्फिडेंस पास होगा। कट मोशन होता है कि मान के चलो कि गवर्नमेंट जो है 1000 करोड़ रुपया डिमांड कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी बोलेगी नहीं, 1000 रुपया कहां से, 1000 करोड़ कहां से, इसमें तो 900 करोड़ ही लगेगा, 100 करोड़ कट किया जाए, तो कट मोशन उसको कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आया। अब जो है वो हम लोग जानेंगे कि अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि दोनों ही गवर्नमेंट लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। कुछ मामलों में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में हो भी सकती है। ठीक है, लेकिन लोगों के प्रति उत्तरदायी हर गवर्नमेंट होगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे वो, क्योंकि लोगों ने भेजा है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स की हम लोग चर्चा करें, जो हम लोगों ने पहले भी किया, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, जुरिसडिक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ जुरिसडिक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लॉ मेकिंग। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोर्ट्स जो होता है इंटरप्रेटर और अंपायर्स होता है। फंडामेंटल प्रोविजंस में आप चेंज नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की बातें होती हैं फेडरलिज्म की विशेषता में, और नेशनल इंटीग्रिटी की, यूनिटी की बातें होती है कि सबको इसको प्रमोट करेगा, कोई ऐसा बात नहीं करेगा जिससे क्या होगा, देश की अखंडता पे एकता पर असर आएगा। आई बात समझ में? तो ये सब फीचर्स है जो आपको टोटल 7 पॉइंट में दे रखा है। चलो एक एक करके हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है कि 2 लेवल पे या उससे ज्यादा लेवल पे क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिफरेंट टायर की क्या होती है, टायर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग टायर बोले तो स्तर समझ लो, लेवल समझ लो। ठीक है, तो डिफरेंट टायर्स की गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, और सबका अपना अपना जुरिसडिक्शन होता है। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कानूनी अधिकार क्षेत्र। टैक्स के मामले में, लेजिस्लेशन के मामला में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, सबका कानूनी अधिकार है। इतना ही में आप नियम बनाइएगा, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। बिहार सरकार यूपी गवर्नमेंट को सजेशन नहीं दे सकती कि भाई ये आप नियम बनाइए, या हम नियम बनाते हैं, आप अपने राज्य में लागू करिए। आई बात समझ में? तो ड्यूअल गवर्नमेंट होता है, इनकी स्पेसिफिक जुरिसडिक्शंस होती है। तीसरा जो फीचर है वो है कि द जुरिसडिक्शंस ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है, तो ये जो जुरिसडिक्शन होता है अपने अपने लेवल पे, सेंट्रल का, स्टेट का, लोकल का, इस सब की गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इसकी गारंटी दी गई होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का वर्णन होता है, लिखा गया होता है, अपने यहाँ लिखा हुआ है शेड्यूल 7 में। कई बार हम लोगों ने कई बार हम आपको बता चुके हैं कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी ये टॉपिक्स है, जैसे कि है डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन है ना, ये सब पे क्या कौन बनाएगा नियम? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट किस पे नियम बनाएगी? उसका भी लिस्ट में दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्या कहते हैं, मैरिज है, ये सब पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। आई बात समझ में? हालांकि मैरिज भी अलग है, वो भी हिंदू कोड, हिंदू पर्सनल कोड और मुस्लिम पर्सनल कोड में डिवाइडेड है। खैर उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जुरिसडिक्शन तय होता है। फंडामेंटल प्रोविजंस जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब देश आजाद हुआ एक्चुअली, तो ये तय करना जरूरी था कि किसका क्या अधिकार होगा, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, कौन सिटीजन होगा, ये सब तय किया गया। फंडामेंटल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, ठीक है, ये सब तय हुआ। तो फंडामेंटल प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, उसको यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कि चेंज कर दे, नहीं, उसको कंसल्ट करना होगा उसको, जो है, हालांकि ये अलग अलग टर्म है, इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है इनफैक्ट, है ना। तो मतलब इन शॉर्ट ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को साथ में बैठकर बिल पास करना होगा, सहमति जतानी होगी। आई बात समझ में? तो फंडामेंटल प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यूनिलैटरली चेंज नहीं किया जाता। मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दे, नहीं होगा।
खाली सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दें, नहीं होगा। हालांकि कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें केवल सेंटर कर सकती है, लेकिन उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर स्टेट बांटना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से पूछा जरूर जाएगा कि भाई साहब हम आपके राज्य को 2 भागों में बांट रहे हैं, आप सहमत हैं? अगर वो बोल दिया नहीं सहमत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट उसको बांट नहीं सकती, उसको बांट सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया ना, क्योंकि स्टेट लिस्ट में जो होगा उसमें एक और स्टेट जुड़ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखो मिटाओ अमेंडमेंट कहलाता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि वहां पर देखो अमेंडमेंट हुआ, लेकिन केवल सेंटर के कहने पर। स्टेट से राय लिया गया, लेकिन वो राय बाइंडिंग नहीं है, वो बांध नहीं लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, ज्यूरिसडिक्शंस होता है सबका, ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजंस में आप बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बदलाव कर सकता है। आई बात समझ में? लेकिन बदलाव होगा तब जब स्टेट गवर्नमेंट की क्या होगी, कंसेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट जब सहमत होगा तभी बदलाव होगा, ठीक है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट्स acts as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. कोर्ट्स जो है वो इंटरप्रेटर का काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन का। साहिन दरदा केस, कोर्ट में दलील दी गई कि किस तरीके से आपने इसके अगेंस्ट में नियम बना दिया पार्लियामेंट ने, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। समझ में आ रहा है बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कहीं कहीं ताकत को लेकर कौन कहाँ शासन चला सकता है, नियम को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, विवाद होता है, तो कोर्ट जो है वो एम्पायर का काम करेगा। मान के चलो कि कोई नियम बनाया गया, ठीक है, नियम बनाया गया, पार्लियामेंट ने भी नियम बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया, लेकिन वो नियम एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट है, तो तय होगा कि किसका नियम लागू होगा। आई बात समझ में? तो ये निर्णय लेने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है फेडरलिज्म में। आई बात समझ में? तो पावर के एक्सरसाइज को लेकर के हो, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात हो, इस पर कौन गार्जियन है? जुडिशरी गार्जियन है इसका, ठीक है। वो अंपायर भी है, इंटरप्रेटर भी है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो, अब हर राज्य को पैसा की जरूरत होती है। मान के चलो गवर्नमेंट स्टाफ से उनको सैलरी देना है, सड़कें बनानी है, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना है, हॉस्पिटल में फ्री दवाएं देनी है, सब्सिडी देनी है, सब्सिडी देनी है। मान के चलो गैस पे सब्सिडी है, पीडीएस सिस्टम में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सिडी है ना। तो ये सब के लिए पैसा लाएगी गवर्नमेंट कहाँ से? तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन करती है टैक्स के रूप में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले ही जान लिया है, ठीक है। तो सोर्सेज सबका ऑटोनॉमी होता है, सबके पास ये अधिकार होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि कौन सा टैक्स कौन वसूल सकता है। डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल वसूल करती है, इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट और सेंट्रल दोनों वसूल करती है। आई बात समझ में? अब है कि द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. तो फेडरल सिस्टम जो है उसकी दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है कि अपने कंट्री की यूनिटी का रक्षा करना और अपनी कंट्री की यूनिटी को बढ़ावा भी देना। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम्हारे अब ये सरकार ठीक नहीं है, एक सरकार मतलब कोई भी ऐसा उटपटांग बात नहीं बोलेगा जिससे कि लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ जाए, लोग कहें कि नहीं अब हमको अपना अलग ही देश चाहिए। तो देश को बांध के रखना है, देश को यूनाइट करके रखना है, उसको बढ़ावा देना है, उसकी यूनिटी को, उसकी रक्षा में क्या करना है, अपनी सहभागिता निभानी है। ये भी क्या है, फेडरलिज्म सिस्टम का, फेडरल सिस्टम का जो है वो क्या है, एक उद्देश्य है कि आप क्या करेंगे कि देश की, कंट्री की जो एकता है, यूनिटी है, उसको प्रमोट करेंगे, उसकी सेफगार्ड करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। आई बात समझ में? इस बात का ख्याल रखेंगे while at the same time, और उसी वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि accommodate regional diversity। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब समझो, हमारे देश में एक ही राज्य की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज है, तो सबका कदर करिएगा, सबका आप कदर करिएगा, नहीं तो एक दूसरे में असंतोष हो जाएगी और फिर तनाव, स्ट्रिफल, सिविल वॉर जैसी कहानी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा फेडरल सिस्टम ये कहता है कि देश की यूनिटी की सेफगार्ड और प्रमोशन जो है वो
होनी चाहिए, साथ ही रीजनल डाइवर्सिटी की भी क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। इस तरीके से जो ये तो दोनों एस्पेक्ट है, रीजनल डाइवर्सिटी की कद्र और प्लस एकता अखंडता का ख्याल रखना, ये दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल एंड फेडरलिज्म के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनी रहे, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बना रहे, इसके लिए ये आवश्यकता है। गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल पे जो है वो रूल्स बनाती है, पावर शेयरिंग करती है, हम लोगों ने पहले ही जाना है इसको, है ना। उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करना चाहिए, और एक दूसरे पे क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। एक आइडियल फेडरल सिस्टम जो होता है उसके दो पहलू होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट और साथ रहने का अग्रीमेंट। ठीक है, मान के चलो इंडिया में 28 राज्य है, 28 राज्य सहमत है कि हम इंडिया का पार्ट हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि हम अलग हो जाएंगे, बस समझ रहा है। तो ये एक अग्रीमेंट है, आई बात समझ में। और इस अग्रीमेंट को बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पावर शेयर करती है। मान के चलो कि किसी एक स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर ना करे, ऑब्वियसली वो कहेगा कि हमको अपना राज्य दे दीजिए, हम अपना देश बनाएंगे अलग से। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which the federations have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia. In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and rare are strong vis-a-vis the federal government. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are examples of this kind of holding together federations. In this second category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. अब देखो, तो ये जो एग्जैक्ट बैलेंस है पावर का, सेंट्रल और स्टेट के बीच का जो पावर का डिफरेंस है, सॉरी बैलेंस है, वो बना रहना चाहिए फेडरलिज्म में। ठीक है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को बरकरार रखना है तो इन दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. अब बना रहना चाहिए, और ये भी तय होता है कि फेडरेशन में जो क्या होता है कि एक गवर्नमेंट का पावर जो है वो दूसरे गवर्नमेंट से, मतलब एक देश में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फेडरलिज्म में एक बात तो तय है कि पावर शेयरिंग होगी ही होगी। बस में तो थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। जैसे मान लो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में 3 लेवल का गवर्नमेंट था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंडिया में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज आता है। 73rd 74th अमेंडमेंट 1992 शेड्यूल 11 और 12 जोड़ा गया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट बैलेंस जो है, जो पावर का जो बैलेंस है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में वेरी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये जो बैलेंस है वो मेनली डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे, उसका हिस्ट्री कैसा रहा उस बात पे डिपेंड करता है। लोग पावर शेयरिंग कैसे करेंगे वो हिस्ट्री भी डिफाइन करता है, किस तरह के लोग, किस तरह की एस्पिरेशंस थी, कौन से लोग क्या चाहते थे, ये बात पे भी डिपेंड करता है पावर शेयरिंग। 2 काइंड्स ऑफ राउट्स है फेडरेशन की। फेडरेशन जो बनता है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, पावर शेयरिंग को डिस्कस करते हैं कि ठीक है आपका इतना पावर होगा, आपका इतना पावर होगा, तो फेडरेशन बनता है। उसके 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसके अंतर्गत यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आता है। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको अपने लैंग्वेज में समझो। आपको याद होगा जब 1789 में अमेरिका की 30 कॉलोनी जो है ना, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी एक्चुअली, ये 13 ब्रिटिश कॉलोनी मिलकर अमेरिका बनाया, यूएसए बनाया। ठीक है, और ये 13 का 13 आपस में डिसाइड किया, 13 कॉलोनी जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम जो है वो ब्रिटेन से अलग होंगे, हम अपनी कॉलोनी बनाएंगे, हम अपना पावर शेयरिंग मोड अपनाएंगे। तो ये तीनों साथ हैं, ये कमिंग टुगेदर हो गया। इंडिया में क्या था, पहले से तय था कि हम साथ हैं, हम अपना साथ बरकरार रखेंगे, तो ये होल्डिंग टुगेदर हो गया। क्लियर? इंडिया में पहले से तय था। और ये अमेरिका में क्या था, यूएसए में जो 13 ब्रिटिश अमेरिकन कॉलेज में क्या था, ये लोग आपस में आए, एकजुट हुए, फिलाडेल्फिया में मिले। ये लोग 13 कॉलोनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है ये मिले और इन्होंने तय किया कि अब हम क्या करेंगे,
साथ आएंगे। आई बात समझ में? तो कमिंग टुगेदर सब साथ आ रहे हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड इसका एग्जाम्पल है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन कौन सा एग्जाम्पल है? इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है। आई बात समझ में? तो जो बैलेंस का जो पावर का जो बैलेंस है वो एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके आधार पर फेडरेशन बनती है। ठीक है, अब दो राउट है। एक राउट है जिसमें जो है वो इंडिपेंडेंट नेशंस आते हैं साथ में, और साथ में मिल करके क्या करते हैं? अपनी सोवरेनिटी कहते हैं खुद का शासन चलाने की क्षमता। ठीक है, सोवरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सब साथ आते हैं। तो इस तरह का गवर्नमेंट जो है, फेडरेशन जो है वो क्या कहलाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस फर्स्ट कैटेगरी में जो है वो फेडरेशन जो है वो साथ सबके पास क्या होता है? इक्वल पावर होता है ना? सबके पास क्या होता है? इक्वल पावर होता है, कोई किसी से ज्यादा और कम नहीं होता है। जबकि अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं सेंटर के पास कुछ मामलों में ज्यादा पावर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि अब युद्ध हो गया तो सब स्टेट मिलकर नहीं तय करेगा, सेंटर तय करेगा। आई बात समझ में? तो सेकेंड राउट है जहां पर कंट्री डिसाइड करती है कि अपनी पावर को बांटने का। पहले से इन लोग कंट्री के हिस्से होते हैं, उसमें पावर का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है इसका एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। शॉर्टकट में फिर से समझो, कमिंग टुगेदर सब लोग आकर डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है हम लोग आपस में क्या करेंगे? अपना वो करेंगे, पावर बांटेंगे, एक साथ आ रहे हैं कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर पहले से ही हैं हम अलग हैं ही नहीं, हम साथ में ही हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम साथ में ही हैं, एक दूसरे से कोई अलग नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? होल्डिंग टुगेदर हो गया। कमिंग टुगेदर में साथ आ रहे हैं लोग, आपस में डिस्कस कर रहे हैं ठीक है हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है, हमें अपनी सोवरेनिटी बढ़ानी है, हम क्या करते हैं? साथ आ जाते हैं, सबके पास समान अधिकार होगा। ये एक तरह का फेडरेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये होल्डिंग टुगेदर में क्या है? पहले से है, ये सब पहले से है कि हाँ भाई हम क्या करेंगे? तय करेंगे कि हम पहले से ही हैं, हम पहले से हैं। अब एक बार सबको रिप्रेजेंटेटिव मिल जाते हैं, तय कर लेते हैं किसका क्या पावर होगा। ऐसे में थोड़ा कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ कह दे स्टेट को तो ऐसा नहीं है कि वो नकार भी देगा उस टॉपिक पे जिस पर उसको अधिकार है। आई बात समझ में? हालांकि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हो, विरोध हो तो लोग विरोध भी करते हैं। जैसे कि अभी पंजाब में, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है कि बीएसएफ की जो टेरिटरी है वो बढ़ा दी गई है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है, अंडर का एरिया जो है वो कौन देखेगा? बीएसएफ देखेगा। हालांकि इस पर विवाद चल रहा है, अभी ऐसा नियम पूरा फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड राउट जो है उसमें क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है। और इसमें जो है इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो लाइन पे गौर करना, in this second category the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states। इस तरह की होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि उसके पास थोड़ा ज्यादा पावर हो। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जैसे इंडिया है तो 28 राज्य है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो गया। तो इसमें क्या शायद ही आपको देखने को मिलेगा कि सबके पास जो पावर है वो एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए जम्मू कश्मीर का चर्चा किया था। सबके पास सब कौन नियम बनाएगा, किस टॉपिक पे नियम बना सकता है? तो सेंटर तय करके दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन तय करके दे दिया, ना कि सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन तय करके दे दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर जब जुड़ नहीं रहा था इंडिया से तो जो उसको जोड़ने के लिए क्या किया इन्होंने? उनको दे दिया गया ठीक है आर्टिकल 370 में 35A ऐड कर दिया गया कि ठीक है आप इंडिया का पार्ट जरूर है लेकिन शासन अब अपने हिसाब से चलाइए, कॉन्स्टिट्यूशन अब अपने हिसाब से बनाइए। आई बात समझ में? तो हो सकता है कि वेरी ऑफन ऐसा देखा जाता है कि एक देश की फेडरेशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है उसमें अनइक्वल पावर्स देखा जा सकता है। एक स्टेट के पास पावर है, अब जैसे जम्मू कश्मीर का पावर है। जम्मू कश्मीर जब पहले वाली बात 2019 के पहले की बात कर रहे हैं, जब उसका अपना संविधान था कि आप दूसरे स्टेट का जो लोग है वो आप वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते, वहां शादी नहीं कर सकते आप, ये सब नियम था। जबकि ऐसा है बिहार यूपी में, बिहार का लड़का यूपी की लड़की से शादी कर सकता है, यूपी का लड़का बिहार की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन वहां के लिए ऐसा नियम नहीं था। अब हो गया है 2019 के बाद जब अमेंडमेंट हुआ है, 370 हटाया, 35A हटाया। तो आप देख रहे हो, इसलिए हम जम्मू कश्मीर का चर्चा किए थे ताकि उस टाइम में अभी हम लंबा कहानी बताते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, तो वेरी ऑफन देखा जाता है कि एक फेडरेशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है उसकी अनइक्वल पावर होती है। अनइक्वल पावर होती है कि हो सकता है कि एक स्टेट के पास जो पावर है वो दूसरे स्टेट के पास पावर नहीं होगा। ठीक है, इंडिया में सिटीजनशिप एक ही होगा लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के पास 2 सिटीजनशिप था, एक जम्मू कश्मीर का, एक पूरे इंडिया का सिटीजनशिप।
तो देखो आप इंडिया के वासी हो लेकिन आपके पास एक ही है, क्योंकि आप बिहार, यूपी और दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। लेकिन 2019 के पहले क्या था, आप जम्मू कश्मीर के भी नागरिक हो और इंडिया के भी नागरिक हो। समझा रहा है? तो ऐसा देखा जाता है कि कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि फेडरेशन की जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स है उसमें अनइक्वल पावर देखा जा सकता है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, और कुछ यूनिट्स को जो है वो स्पेशल पावर दिया जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फेडरलिज्म। इसकी विशेषताओं को हम लोगों ने समझा और कई सारी पहलुओं को हम लोगों ने डिस्कस किया। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को डिस्कस किया। तो इस क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। आप इसको रिवाइज करो, कोई डाउट है तो बताओ।